हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर से रिलेटेड हमारे जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पे साथ साथ हम इसके डिटेल्स की भी बात करेंगे ताकि इनसे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम ईजिली सॉल्व कर लें। ठीक है, सो यदि हम बात करते हैं कल की अभ्यास प्रश्न की, तो इसमें पूछा गया था कि हाल ही में संपन्न हुए समुद्री अभ्यास यानी कि इंदिरा नेवी में भारत के साथ हिस्सा लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये जो अभ्यास का नाम है इंदिरा नेवी। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के साथ कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने हिस्सा लिया था। सो इसमें पहला हमारा है रूस, और सेकंड स्टेटमेंट में है जापान, और थर्ड में है चीन। ठीक है, और इसका पहला ऑप्शन हमारा क्या है, केवल एक, सेकंड है केवल दो, और थर्ड है एक और तीन, और फोर्थ है एक, दो और तीन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा केवल और केवल एक। यानी कि बात करें तो भारत के साथ रूस, यानी कि भारत और रूस के मध्य ये जो समुद्री अभ्यास संपन्न हुआ है यानी कि इंदिरा नेवी अभ्यास। ठीक है, तो ये किसके किसके कौन कौन सी कंट्री के मध्य हुआ है, तो भारत एंड रूस के मध्य हुआ है। उसके बाद हम व्याख्या की भी बात करें तो इसमें बताया भी गया है कि जो समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी भारत और रूस के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन 4 से 5 सितंबर तक मलक्का जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी में किया गया था। यह इंदिरा नेवी का 11वां संस्करण था। उसके बाद आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें बात की जा रही है कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DPIIT ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है। तो इसमें हमारा फर्स्ट था 74%, देन सेकंड है 55%, और थर्ड है हमारा 60%, एंड फोर्थ है हमारा 65%। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा है 74%। और उसके बाद हम व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DPIIT ने बृहस्पतिवार का बात करें हम तो थर्सडे को बोला जाता है। ठीक है, यानी गुरुवार को क्या हुआ है कि रक्षा क्षेत्र में 74% FDI की सूचना जारी की। और DPIIT ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सरकार किसी भी विदेशी निवेश की पड़ताल करने और उसे निरस्त करने का अधिकार रखेगी। नए नियम के अनुसार विदेशी कंपनियां बिना अनुमति के 74% तक निवेश कर सकेंगी, और इससे ज़्यादा के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। उसके बाद आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें बात की जा रही है कि हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सो फर्स्ट है हमारा भारत, सेकंड है हमारा फ्रांस, और थर्ड में है बेल्जियम, और फोर्थ में है जापान। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बेल्जियम। और उसके बाद व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में बेल्जियम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, और इस सूची में फ्रांस और ब्राज़ील क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। इंग्लैंड चौथे तथा पुर्तगाल 5वें नंबर पर पहुंचने में सफल रहा है। मौजूदा यूरोपीय और UAF नेशंस लीग चैंपियन पुर्तगाल 2 पायदान के फ़ायदे से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। विश्व कप मेजबान कतर की रैंकिंग 55 है। ठीक है, उसके बाद आता हमारा अगला क्वेश्चन, और इसमें बात की जा रही है कि रिसेंटली क्या हुआ है कि किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इसमें पहला था हमारा कि सर्वरी दत्ता, और सेकंड था हमारा रितु बेरी, और थर्ड में थी रितु कुमार, और फोर्थ में है मसावा गुप्ता। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सर्वरी दत्ता। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुप्रसिद्ध फैशन डिजाइनर, ठीक है, यानी कि फेमस फैशन डिजाइनर सर्वरी दत्ता का कोलकाता स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वह 63 वर्ष की थी। और बंगाली भाषा के कवि अजीत दत्ता की बेटी सर्वरी दत्ता ने पढ़ाई पूरी करने के बाद फैशन डिजाइनिंग में अपनी प्रतिभा दिखाई, और सर्वरी दत्ता ने बाद में अपना खुद का ब्रांड सुनिया बनाया जिसकी कई दुकानें कोलकाता में हैं। उसके बाद आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें बात की जा रही है कि विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को 116वां
स्थान मिला है। तो इसमें पहला है हमारा नेपाल और दूसरा है चीन, तीसरा है रूस और चौथा है भारत। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा भारत। उसके बाद हम व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी कि मानव पूंजी सूचकांक में भारत को 11वां स्थान मिला है। ठीक है, ये जो नंबर है इसको आपको याद रखना है और प्लस ये भी याद रखना है कि किसमें इसको ये स्थान प्राप्त हुआ है। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी कि मानव पूंजी सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो है 116वां स्थान है। इस सूची में विभिन्न देशों में मानव पूंजी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। यह सूचकांक देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें बात की जा रही है कि ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सो इसमें पहला है हमारा सुरेश रैना, सेकंड है रोहित शर्मा और थर्ड में है महेंद्र सिंह धोनी तथा फोर्थ में है कपिल देव। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सुरेश रैना। उसके बाद हम व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के बाद सुरेश रैना को ब्रांड के आगामी क्रिकेट अभियानों मतलब कि क्रिकेट अभियानों में देखा जाएगा और जहां वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9 स्टॉक्स को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेंगे। वे ब्रांड को अपनी खेल लोकप्रियता से जोड़ेंगे और प्रमुख लक्षित दर्शकों के लिए एक हाई ब्रांड रिकॉल बनाने में मदद करेगा। वे बाएं हाथ के मध्यक्रम के बल्लेबाज और एक बाएं हाथ के हाफ स्पिन गेंदबाज हैं। वे घरेलू क्रिकेट के सभी रूपों में उत्तर प्रदेश के लिए खेलता है और इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के उप कप्तान भी हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन और इसमें बात की जा रही है कि किस देश ने हाल ही में चीन से कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। सो इसमें फर्स्ट है हमारा अमेरिका, सेकंड है नेपाल और थर्ड में है पाकिस्तान और फोर्थ में है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है अमेरिका। और उसके बाद व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका ने हाल ही में चीन के यहाँ पे जो लिखा है झिंगयांग प्रांत से कपास, ठीक है, ये जो मैं अभी पढ़ रही हूँ गुड्स के नाम उसको याद रखना आपको, कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS ने कहा कि उत्पादों का उत्पादन जबरन श्रम यानी कि फोर्स्ड लेबर का उपयोग करके किया जाता है। यह भी आरोप लगाया गया कि चीन इन सामानों को अमेरिका में आयात करने की कोशिश करके अमेरिकी श्रमिकों और व्यवसायों को कमज़ोर करता है। उसके बाद आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें बात की जा रही है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसमें पहला था हमारा कि 10 जनवरी को, दूसरा 17 सितंबर को और तीसरा 12 मार्च को और चौथा है हमारा 18 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 17 सितंबर। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया भी गया है कि प्रत्येक ईयर क्या होता है कि 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 का जो विषय है या थीम की बात करें तो इसमें क्या इसकी थीम रखी गई है, हेल्थ वर्कर सेफ्टी एंड यहाँ पे बात करें हम तो इसमें बात की गई है कि प्रियोरिटी ऑफ पेटेंट सेफ्टी है। ठीक है, तो इसकी जो थीम है यानी हेल्थ वर्कर सेफ्टी, ए प्रायोरिटी फॉर पेटेंट सेफ्टी है और विश्व स्वास्थ्य सभा के समर्थन से प्रति वर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा मई वर्ष 2019 में की गई।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2019 में पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया था। इस दिवस का उद्देश्य रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। उसके बाद आता हमारा अगला क्वेश्चन, और इसमें बात की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। सो फर्स्ट है हमारा पंजाब, सेकंड है राजस्थान, और थर्ड में है बिहार, और फोर्थ में है झारखंड। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बिहार। और उसके बाद हम बात करते हैं व्याख्या की। इसमें बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से आपको थोड़ा नहीं बहुत कुछ हिंट मिल गया होगा। यदि आपको थोड़ा भी पता होगा तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि बिहार का जो शोक है वो किस नदी को कहा जाता है। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और आने वाले एग्जामों में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। सो ट्राई करिएगा, आप लोग गूगल से भी सर्च कर सकते हैं और यदि पता हो तो बहुत अच्छी बात होगी। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया उसमें क्यूल नदी पर एक रेल सेतु, 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण से संबंधित, एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सेट, और बाढ़ और बख्तियारपुर में तीसरी लाइन परियोजना भी शामिल है। कोसी रेल महासेतु की लंबाई 1.9 किलोमीटर है और इसके निर्माण पर 516 करोड़ रुपए की लागत आई है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है। सो फर्स्ट है रूस, सेकंड है बांग्लादेश, थर्ड है चीन और फोर्थ है भारत। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंडिया। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया गया है कि भारत पर्यवेक्षक के तौर पर जिबूती आचार संहिता में शामिल हो गया है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में बताया 26 अगस्त को हुई जिबूती आचार संहिता जेदा संशोधन यानी कि DCOC JA की वर्चुअल बैठक के बाद पर्यवेक्षक के तौर पर भारत ने इसमें शामिल होने का फैसला किया। DCOC JA हिंद महासागर क्षेत्र, अफ्रीका का पूर्वी तट, अदन की खाड़ी, लाल सागर के 18 सदस्य देशों का समूह है। जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद अब भारत भी पर्यवेक्षक के तौर पर इसका हिस्सा होगा, ठीक है। उसके बाद आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें बात की जा रही है कि निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग यानी कि हम बात करें तो CSW का सदस्य चुना गया है। सो इसमें फर्स्ट है हमारा चीन, सेकंड है रूस और थर्ड है हमारा नेपाल और फोर्थ है भारत। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भारत होगा। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है। इस महत्वपूर्ण चुनाव में भारत ने चीन को हराकर आयोग की सदस्यता हासिल की है। वर्ष 2021 से 2025 तक संयुक्त यानी कि भारत संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग एक नया सदस्य बन गया है। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन 3 देश चुनाव के रेस में थे, ठीक है। तो इसमें कौन इसका सदस्य बना है, तो वो सदस्य बना है भारत। उसके बाद आती है हमारा अगला क्वेश्चन आता है और जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। इसमें बात की जा रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्न में से किस मुख्य प्रयोजन से हाल में रूस की यात्रा पर गए थे। तो इसमें पहला है हमारा संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने। सेकंड है हमारा S-400 वायु सुरक्षा प्रणाली के सौदे को अंतिम रूप देने। या थर्ड है हमारा कि रूस में आयोजित भारत रूस भागीदारी सम्मेलन में हिस्सा लेने। और फोर्थ है हमारा भारत चीन विवाद मतलब भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित वार्ता के लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। सो आप लोग इसका ट्राई कीजिएगा आंसर देने की, क्योंकि आप लोगों को ही इसका आंसर बताना है और इसके नेक्स्ट डे तो इसका राइट आंसर हमें पता ही चल जाता है, ठीक है। सो आई होप
कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हालांकि कहती मैं डेली हूँ, लेकिन आप लोग देते नहीं हो। यदि आप रेगुलर देख रहे हो तो प्लीज़ आंसर देने की ज़रूर कोशिश किया करिए, ठीक है। इससे आपका ही बेनिफिट होगा, मेरा तो ठीक है। आप बताओगे तो ठीक है, नहीं बताओगे तो ठीक है, लेकिन यदि बताते हो तो आपके लिए ये बेटर होगा, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।